अस्सलाम वालेकुम। फीमैक्स पॉडकास्ट्स में ये हमारी 9th इंस्टॉलमेंट है। इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं डॉक्टर सबी अनवर, जो कि लम्स के सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के डीन हैं। और इसके अलावा वो काफ़ी वेल नोन है फ़िज़िक्स स्टूडेंट्स में, और आई थिंक साइंस स्टूडेंट्स इन जनरल में अल-ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी और लाहौर साइंस मेला के हवाले से जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं और जो इन प्रोग्राम्स को लेकर वो चल रही हैं, इनके इनकी वजह से इनकी शोहरत काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट एंड सी व्हाट ही हैज़ टू ऑफर टू दिस पॉडकास्ट सीरीज। तो पहले मेरा मेरे में क्वेश्चन के 3 सेक्शंस हैं। तो पहला सेक्शन जो है वो चूंकि आपका काफी काम जो है वो लैब्स से मुतल्लिक है, तो मैं कुछ लैब्स से मुतल्लिक कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो एक क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज करेंगे कोई डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, फॉर एग्जांपल फिजिक्स डिपार्टमेंट है कोई, वो अपनी लैब को बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या ये बात सच है कि बहुत सारा इक्विपमेंट जो है वो उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, या फिर पाकिस्तान से काफी इक्विपमेंट मिल जाता है हमें बेसिक लैब का? देखें, ये जो हमें अपना बदलना पड़ेगा, अपना नुक्ता नज़र बदलना पड़ेगा लैब्स के मुतालिक। आपके सवाल के अंदर ये बात छुपी हुई है कि ये चीज़ हमेशा ख़रीदनी पड़ती है। आजकल के दौर में ये बदल गया है। लेबॉरेटरीज़ फ़िज़िक्स की, ख़ास तौर पे बेसिक लेबॉरेटरीज़, उनको करने का अंदाज बिल्कुल बदल गया है। आपको चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ख़रीदनी पड़े, आपको चीज़ें बनानी पड़ती हैं। आपको जो लेबॉरेटरी है वो एक मेकर स्पेस होती है, एक तख्लीक गाह होती है, यहाँ लोग चीज़ें बनाते हैं। तो आपको इस फुटिंग के साथ लेबॉरेटरी डेवलपमेंट का काम शुरू करना चाहिए कि यू हैव टू मेक थिंग्स, यू हैव टू क्रिएट थिंग्स। बहुत सी चीज़ें आप खुद इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो मूवमेंट है, डू इट योर सेल्फ मूवमेंट है, ओपन सोर्स हार्डवेयर की मूवमेंट्स हैं। दिस प्रोवाइड्स रेसिपीज फॉर many low cost contraptions which really work fine. You could do graduate level research with these components, and so one really has to think about making labs and curating labs जिस तरह आप कोई अपने हाथ से कोई चीज बनाते हैं। हाँ, फिर आपको चीजें खरीदनी पड़ती हैं। ये तो नहीं होगा कि साइंस जिस तरह काम करती है, टेक्नोलॉजी जैसे काम करती है, you always have to resort to buying things. So basically, you start off with the right premise that you would like to create laboratories and then buy things to supplement it. But it's really low cost. You have AliExpress, you have these other distributors of low cost components. So things have changed now. Building a laboratory here requires more brain power than it requires financial power. ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज करें कि कोई ऐसा, सपोज करें कि ग्रेजुएट स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, जो प्योरली थ्योरेटिकल है, तो आपका जितना एक्सपीरियंस रहा है यूनिवर्सिटीज में रह के, क्या ऐसा होता है कि सपोज करें कि एक डिपार्टमेंट में अगर लैब ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, तो लैब्स के वेल मेंटेन्ड होने से थ्योरेटिकल साइड पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनमें भी कोई काम की मोटिवेशन बढ़ती है, या फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लैब वेल मेंटेन्ड है या नहीं है उनके डिपार्टमेंट की? पाकिस्तान में लैब्स जो हैं, खासतौर पे टीचिंग लेबोरेटरीज की शायद आप बात कर रहे हैं, यस, इंस्ट्रक्शन लेबोरेटरीज की बात करें, पाकिस्तान में इंस्ट्रक्शन लेबोरेटरीज का कोई हाल नहीं है। रिसर्च लैब्स हो सकता है अच्छी हों, लेकिन जहाँ तक इंस्ट्रक्शनल लेबोरेटरीज की बात है, वो इतनी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग है ही नहीं कि किसी थेरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। आमतौर पे जब ग्रेजुएट स्टडीज में स्टूडेंट्स आते हैं, उनका जहन पहले से बन चुका होता है कि आपने किस तरह के प्रॉब्लम पे काम करना है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम पे काम करना है, या एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम पे काम करना है, या कॉम्प्यूटेशनल प्रॉब्लम पे काम करना है, या इट हैज टू बी अ मिक्सचर। असल में मोटिवेशन लेबोरेटरीज मोटिवेट कर सकती है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, जो क्योंकि इंस्ट्रक्शन लैब्स आमतौर पे उसी लेवल पे होती हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट ने तो अपना जहन बना लिया होता है। आमतौर पे मैंने देखा है कि जो थेरिस्ट्स हैं वो लैब्स से आमतौर पे भागते ही मैंने तो देखा है, क्योंकि लैब्स इतनी अनइंस्पायरिंग होती हैं कि किसी उसमें वक्त ज़्यादा लगता है, उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें पेशेंस दरकार होती है, उसमें आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिजल्ट्स बाज़ औक़ात नहीं मिलते, थिंग्स डोंट वर्क। डूइंग अ लेबोरेटरी इज एन एक्सरसाइज इन पेशेंस।
You have to troubleshoot, you have to make your instruments work, everything has to work together at the same time. Murphy's laws always comes and hits you. So जब अब्दुल सलाम थेरिस्ट थे, हमारे मुल्क के सबसे नामवर थेरिस्ट थे, जब वो इंपीरियल कॉलेज गए, उन्हें ग्रेजुएट स्टडीज में भी लेबोरेटरी वर्क करना पड़ा। तो लेकिन वो लेबोरेटरी वर्क उनका कुछ बिगाड़ ना सका, क्योंकि उनके अंदर एक, बल्कि वो आमतौर पे उसे नाला ही रहे, जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो आमतौर पे जो हमारे थेरिस्ट्स, theoretical physicists हैं, उनके अंदर एक पैशन है to know the universe, to understand the universe, to grapple with how things work, and they find a mathematical underpinning to natural phenomenon. So they are really so much hooked on to their particular aspects of investigation कि वो they are not diverted by any other interests. ठीक। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है कि सपोज करें कि आपके पास एक वेल मेंटेन्ड लैब है और आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं लैब वर्क। अब जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैंने ना 2 तरह की राय देखी है टीचर्स की कि किस तरह से सिखाया जाए। कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि टाइम बहुत जरूर वो है, लिमिटेड है, और इक्विपमेंट भी इतना कोई सस्ता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि हर चीज ना सर पे खड़े होकर स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। और कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि ना स्टूडेंट्स को ना फ्री छोड़ दो लैब में, वो खुद ही सीख लेगा आहिस्ता आहिस्ता, इक्विपमेंट थोड़ा खराब कर भी दे कोई मसला नहीं। तो आपकी इनमें से कौन सी राय है, या फिर मिक्स्ड राय है आपकी इनमें से कुछ? मेरे ख्याल में देखें, जब पहले मैं तो जो आपने मौखर जिक्र जो बाद में बात की है, वो ज्यादा मैं उसको पसंद करता हूँ। ये लैब्स है ना, ये बुनियादी तौर पे इक्विपमेंट से नहीं बनती, ये आइडियाज से बनती हैं। इसके अंदर यकीनी तौर पे गैजेटरी इस्तेमाल होती है, लेकिन इक्विपमेंट का कॉन्सेप्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि बदल गया। अब गैजेट्स हैं, अब छोटी छोटी सेंसर्स हैं, ट्रांसड्यूसर्स हैं। रास्पबेरी पाई आपको पूरी एक लैब दे सकता है, एक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आपको पूरी एक लेबोरेटरी एक्सपीरियंस दे सकता है। तो मेरे ख्याल में अंडर ग्रेजुएट ईयर में जब स्टूडेंट्स पहली दफा लैब्स में आते हैं, उनको लिबरलाइज करना चाहिए। हमारे यहाँ हम लम्स के अंदर 3 तरह की लेबोरेटरी एक्सपीरियंसेस देते हैं एक ही वक्त में। एक होता है सिस्टमैटिक लेबोरेटरी, जो पहले से मैनुअल्स बने हुए हैं, पहले से एक सेट प्रोसीजर बना हुआ है, स्टूडेंट्स आके उसको परफॉर्म करते हैं। वो सबको पता है वो क्या रिजल्ट्स अचीव होते हैं, क्योंकि वो कई सालों से वो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। दूसरा हम कहते हैं थिंक अलाउड एक्टिविटीज। थिंक अलाउड एक्टिविटीज में होता है कि एक क्वेश्चन दिया जाता है और एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स या सेट ऑफ इक्विपमेंट सामने रख दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स हैव टू डिजाइन द लेबोरेटरी, दे हैव टू डिजाइन एंड बिल्ड देमसेल्व्स इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। और तीसरा है जिसे हम कहते हैं फिजिक्स स्टूडियो। फिजिक्स स्टूडियो ये होता है कि द स्टूडेंट कम्स अप विद द प्रॉब्लम, इट्स लाइक अ मिनी प्रोजेक्ट, द स्टूडेंट हैज टू कम अप विद अ साइंटिफिक क्वेश्चन, और फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस साइंटिफिक क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन चीज़ों की, इस सामान की ज़रूरत है। वो फिर बनाना पड़ता है उसको सामान। तो वो बिल्कुल लिबरल है, किसी को उसके रिजल्ट नहीं पता, ना इंस्ट्रक्टर को पता है ना स्टूडेंट को पता है। तो ये एक मिक्स एंड मैच होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट को जब तक आप लिबरलाइज नहीं करेंगे, उसको खुला छोड़ेंगे नहीं, उसको खेलने नहीं देंगे। एक प्ले ग्राउंड होता है, जो लेबोरेटरी है एक प्ले ग्राउंड होती है, जहां आप टेस्ट करते हैं आइडियाज को, आप इधर उधर भागते हैं, आप किसी मकसद के बगैर भागते हैं, तो इंसान उस बेमकसदियत के भागने में नई चीजें सीखता है। तो मेरा तो लेबोरेटरीज का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, एक और मेरा अभी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है। सपोज करें कि अब देखिए, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मेरी ना एक क्लास फेलो थी यहाँ पे आईसीटीपी में, तो वो बता रही थी, वो ना जॉर्डन से थी, तो वो उसने आपका नाम लिया था कि आप एक दफा वहाँ पे लेक्चर देने गए थे उनकी यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे आपको पता होगा जॉर्डन में एक बहुत बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर नहीं है, लेकिन छोटा एक्सेलरेटर है, उसका नाम सेसमी एक्सेलरेटर है। तो ऐसे एक्सेलरेटर्स जो हैं वो ट्रेन करने के लिए काम आ सकते हैं कि वहाँ के साइंटिस्ट को काम करना आ जाए पार्टिकल एक्सेलरेटर में। तो अब अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि सपोज करें कि पाकिस्तान अगर अपना पार्टिकल एक्सेलरेटर कहीं से मंगवाना चाहे या कोई मुल्क डोनेट करे उसको, तो इसमें मेजर जो हर्डल्स हैं वो फाइनेंशियल हैं या पॉलिटिकल हैं, या कौन से हर्डल्स हैं? पहले तो मेरा पाकिस्तान को अपना पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाना चाहिए। असल में ये एक्सेलरेटर तो कहीं से मंगवाया नहीं जाता। छोटे छोटे एक्सेलरेटर, ये वैन डे ग्राफ जनरेटर और ये
पाकिस्तान में 2 पार्टिकल प्रोटॉन एक्सेलरेटर्स हैं, प्रोटॉन इंड्यूस्ड एक्सरे एमिशंस के, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में है। ये तो मंगवाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ सीखना है, अगर आपने एक के तौर पर कुछ किसी चीज को डेवलप करना है और अपने अंदर उतारना है, तो फिर यू हैव टू बिल्ड थिंग्स। पहला काम तो ये होना चाहिए कि वी मेक फुल एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेसमी। हमारे यहाँ जिस तरह आईसीटीपी से हमारे मुल्क की फिजिक्स फ्रेटर्निटी ने फायदा उठाया है, 90s में और 2000 अर्ली 2080s में जितनी पाकिस्तान के अंदर फिजिक्स के अंदर पेशरफ्त हुई है, नए आइडियाज आए हैं, वो आईसीटीपी के मरहूने मिन्नत है। वो आईसीटीपी से आए हैं, लोग वहां से ट्रेन होते रहे, बड़ी जेनरस उनकी फंडिंग होती थी। तो अब सेसमी बना है, पाकिस्तान शुड पार्टिसिपेट इन सेसमी, कि हमारे स्टूडेंट्स वहां ट्रेन हो, हमारी फैकल्टी वहां ट्रेन हो, वहां जाए, उससे फायदा उठाए। और देन वी हैव टू मेक आवर ओन, चाहे वो पार्टिकल एक्सेलरेटर हो, चाहे वो कोई और, मसलन अगर आपने चांद पे खलाई मिशन भेजना है, तो अब ये नहीं होगा कि आप वो सैयारा खरीदेंगे कहीं से और भेजेंगे। आपको पूरी 5-6 साल उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके जरिए आप सीखते हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एंगेज करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सीखेंगे, स्पेस ट्रैवल के बारे में सीखेंगे, सेलेस्टियल मैकेनिक्स के बारे में सीखेंगे, रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में सीखेंगे, बायोलॉजी के बारे में सीखेंगे। तो ये चीजें पूरी एक, जिस तरह हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हुआ है, आप लोग एतराज करें जी हमने फलां से हमने हासिल किया, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम 20-30 साल के अरसे में डेवलप हुआ है। इस वक्त हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो एटॉमिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ कराची में नए ऑपरेट हुए, चश्मा में बन रहे हैं, इंडिजिनस एफर्ट है ये। तो इन बड़े मून शॉट प्रोजेक्ट्स के जरिए इंसान सीखता है। सो आई डोंट वांट टू इंपोर्ट a particle accelerator. We have to build, say we can start building a beamline for Sesame. हम beamline build करें और वहां इंस्टॉल करें Sesame के अंदर। We have to start slow, और इस beamline की बिल्ड हम सीखेंगे, बहुत से नई टेक्निक सीखेंगे, सरफेस साइंस के बारे में सीखेंगे, पार्टिकल एक्सेलरेशन के बारे में सीखेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में सीखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में सीखेंगे, अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिक्स के बारे में सीखेंगे। तो यू स्टार्ट अ नेशनल प्रोजेक्ट, a moonshot project, and then gather the resources that are required to build that project and learn from the nuclear program, I think. ठीक नहीं, मैं वैसे इसमें ये वही बात करूंगा कि सपोज करें कि लॉन्ग रन में पाकिस्तान करता है ये, तो इसमें ज्यादा बड़े जो हर्डल्स होंगे वो फाइनेंशियल होंगे या पॉलिटिकल होंगे, या फिर लोगों को ये बताना होगा कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि लोगों को नहीं पता ना, कई लोगों को ये क्यों जरूरी है। मेरे ख्याल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इसके सेटअप में तो ज्यादा नहीं होंगे, इसकी मेंटेनेंस और इसकी लॉन्जिविटी पे होंगे कि बेस को मेंटेन करना। यानी इट्स इजी टू सेट अप थिंग्स, चीजों को बना लेना आसान है, फिर उसको मेंटेन करना, उसके गिर्द एक साइंटिफिक प्रोग्राम तैयार करना वो ज्यादा मुश्किल है। पॉलिटिकली तो शायद हम कहेंगे यार हम पॉलिटिकली तो ये आसान है कि भाई आप के यू मेक अ केस कि भाई इंडिया में मौजूद है या इंडिया में मौजूद नहीं है, वी कैन टेक द लीड। क्वांटम कंप्यूटर्स इज a similar facet, is a similar discipline. अगर आपने क्वांटम कम्युनिकेशन करनी है, इट्स अ नीड फॉर द फ्यूचर। भाई आपने सिक्योर क्रिप्टोग्राफी करनी है, मिलिट्री की नीड्स हैं, कॉमर्स की नीड्स हैं, ट्रेड की नीड्स हैं। तो if there is political will, if the politicians can be geared towards understanding the need of this discipline, I think the political will can easily be steered. Finances can also be gathered, but then the problem is, what is the scientific program that we would like to build out of it? So it's more of a longevity problem. It's more of a program problem rather than a financial or a political problem. अच्छा, मेरे पास लैब के हवाले से और भी सवाल थे, लेकिन अब मैं चूंकि जरा कट शॉर्ट करूंगा इसको, तो अब मैं जो बात करूंगा ना वो जरा अंडर ग्रेजुएट टीचिंग के बारे में है। मेरा एक क्वेश्चन है कि अब ये थोड़ा सा ना आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी सुपरफिशियल सी बात है, लेकिन एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ मैं कि ये कितना प्रैक्टिकल है कि हम अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में क्लास रूम्स के अंदर ज्यादा बड़ी बड़ी दी, लेकिन छोटी छोटी एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस क्लास रूम ही साथ साथ दिखाते रहे। जिस तरह आपको पता होगा वाल्टर लेवलिंग का लेक्चर था, लेकिन वो तो कुछ बहुत ज्यादा तैयारी करता था ना इसकी। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है शॉर्ट टर्म में कि हम क्लासरूम के अंदर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में
एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन साथ साथ दिखाते रहें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो रियल वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट कर सकें, सिर्फ थ्योरेटिकल बातें ना पढ़ते हैं। आपने शायद देखो कि मेरे जो लेक्चर्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर, मॉडर्न फिजिक्स पर और क्वांटम मैकेनिक्स पे, उनके अंदर मैंने तो एक कोशिश की है कि इस चीज़ को अप्लाई कर सकूं। रियल डेमोन्स्ट्रेशंस बना के मैं क्लासरूम के अंदर लेके जाता था और जितनी मेरी मेहनत उसमें लगती थी, आप समझ लें, जो एक मुझे लगना था एक कोर्स पढ़ाने का, मुझे 3-4 घंटे लगेंगे, 3-4 गुना ज़्यादा वक्त लगा। और मेरे पास एक लेबोरेटरी मौजूद है, एक वर्कशॉप मौजूद है, एक एक्सपीरियंस मौजूद है, सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स मैंने बनाए हैं अपनी टीम के साथ मिलके। तो लेकिन जो मुझे मजा आया और जो ग्रेटिफिकेशन मिली और जो स्टूडेंट्स ने जो सीखा, मेरे ख्याल में जो फीडबैक मुझे मिलता है एक्सट्रीमली पॉजिटिव। मेरे ख्याल में हमारे ये ना आसमान से नाजिल नहीं हो सकता ये वाला अंदाज। इसके लिए आपको एक इकोसिस्टम मौजूद होना चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए। हमारे आप बताएं, पाकिस्तान के अंदर फिजिक्स डिपार्टमेंट्स हैं, वर्कशॉप पे क्या तवज्जो दी जाती है? सिफर। वर्कशॉप से मुराद जहां आप चीजें बना सकें, जहां आप चीजें बिल्ड कर सकें, कोई लेथ मशीन हो, वहाँ 3D प्रिंटिंग मशीन हो, 3D मिलिंग मशीन हो, कोई ग्राइंडिंग के टूल्स हो, कोई कटिंग के टूल्स हो। टेक्नीशियंस को हम ग्लोरीफाई भी नहीं करते। हम हमारे स्टूडेंट्स, अपने फिजिक्स के स्टूडेंट्स जो आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ लेते हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ लेते हैं, वो तो हाथ से काम करने को अपनी आर समझते हैं, हाथ गंदे नहीं करते, ना वो अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हैं। तो इस माहौल के अंदर, इस इकोसिस्टम की एब्सेंस के अंदर ये काम करना बहुत मुश्किल है। कोई जुनूनी हो, वो जुनूनी टीचर हो जिसे अपने स्टूडेंट से प्यार है और उसे अपने काम से प्यार है और अपनी क्लासरूम से प्यार है, वो ये काम करेगा। और मैं आपको ये बताऊं, बहुत से लोग कर रहे हैं ऐसे, स्कूलों में भी कर रहे हैं, कॉलेजों में भी कर रहे हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत से लोग ऐसे आपको सर फिरे और जुनूनी नजर आएंगे जिन्हें अपने काम से इश्क है, तो अपने स्टूडेंट्स के अंदर इस चीज को फैलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम हर साल एक लाहौर साइंस मेला करते हैं, आप जानते हो, ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के तहत पिछले साल 30-35 हजार लोग आए थे। उसमें यही था, लोगों ने चीजें बनाई, खा वो टीचिंग की एड्स थी, डेमोन्स्ट्रेशंस थी, मुहैयरुल उकूल एक्सपेरिमेंट्स थे, वो लाके वो दिखाते हैं। स्कूलों के असातिज़ा थे और लाहौर के असातिज़ा ही नहीं, आम बिहाड़ी के असातिज़ा, बूरेवाला के असातिज़ा, करक, जिला करक, खैबर पख्तूनख्वा से ये चीज एक फैल गई है, मुल्क के अंदर फैल रही है। मैं तो हमेशा चीजों को पॉजिटिवली देखता हूँ। तो इसके लिए आपको जुनून चाहिए, और अगर आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको थोड़ी सी शाबाश दे दे तो फिर ये बात सही है। बी डन। अच्छा, लॉ साइंस मेले के बारे में भी एक क्वेश्चन में से रखा हुआ मैंने एंड पे, लेकिन वो अंडर ग्रेजुएट टीचिंग के बारे में भी मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि ये ना थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में है क्वेश्चन, कि मैंने ना 2 राय देखी हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अंडर ग्रेजुएट में जो कोर्सेज पढ़ रहे हो ना, उसके जो लेक्चर नोट्स है ना, उनको आप बुनियाद बना के चलो और बुक्स को एज अ सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पे पढ़ो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप बुक्स को आप बुनियाद बना के चलो और लेक्चर नोट्स को आप सप्लीमेंट्री तौर के यानी मटेरियल के तौर पे लेके चलो। तो आपके ख्याल में इन दोनों में से ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी कौन सी है, इफेक्टिव कौन सी है पढ़ने के लिए? ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी उस्ताद का काम है, उस्ताद को हाईलाइट करे। उस्ताद के अंदर इतनी जान होनी चाहिए जो अपने क्लासरूम के सामने खड़ा हुआ है, कि उस्ताद का बोला हुआ, उस्ताद का फरमाया हुआ, उस्ताद की कही हुई बात उस्ताद सिखाए कि आपने किताब पढ़नी है, कौन सी किताब पढ़नी है। उस्ताद स्टूडेंट के जहन को खोले कि यार आपने सीखना कैसे है, हाउ शुड द स्टूडेंट लर्न, और किस चीज को इस स्टेज पे लर्न नहीं करना क्योंकि उसका फायदा नहीं है। मटेरियल को कैसे सीक्वेंशियली सीरियलाइज करना है, कौन सी चीज पहले आनी है, कौन सी चीज बाद में आनी है। तो उस्ताद शुड बी सेंटर स्टेज, और वो डायरेक्ट करे अपनी किताब की तरफ या लेक्चर नोट्स की तरफ। लेकिन स्टूडेंट देख, स्टूडेंट के सामने कई चीजें हैं, उसके सामने किताब भी है, लेक्चर नोट्स भी हैं, अपने उस्ताद की स्लाइड्स भी हो सकता है, बाज़ औक़ात हों, पावर पॉइंट स्लाइड्स टीचर्स अपलोड कर देते हैं। फिर इंटरनेट जो रिसोर्सेज हैं उस पर तो कोई कदगन नहीं है ना, उस पर तो कोई रोक टोक नहीं है। तो स्टूडेंट के सामने तो एक समंदर है। उस्ताद का काम ये है कि उस समंदर के कौन सी लहर को देखना है, आगाज इनिशिएट करना है। टीचर का सिर्फ एक काम है,
टीचर का काम है कि उस स्टूडेंट के अंदर उस मजमून का ज़ौक पैदा किया जाए। ठीक। ज़ौक अच्छा का मतलब ये आप टेस्ट मुकम्मल पैदा कर की लें। जाए, टेस्ट पैदा किया जाए। यार वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहा है तो ही शुड ब्रीथ क्वांटम मैकेनिक्स। स्टूडेंट के सामने वो क्वांटम मैकेनिक्स जीती जागती नजर आनी चाहिए कि यार ये इस तरह स्टेट्स इवॉल्व कर रही हैं, मेजरमेंट हो रहा है तो ये कोलैप्स हो रहा है। स्टूडेंट के सामने वो जीती जागती एक तस्वीर नजर आनी चाहिए। ठीक। अच्छा इसमें अभी ये वैसे मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन की लिस्ट में था नहीं, लेकिन आपने ये बात की कि टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट को ये समझाए कि पढ़ना कैसे है। तो आपको क्या लगता है कि टीचर्स को ये भी समझाना चाहिए कि फिजिक्स के नोट्स लेने कैसे हैं, क्योंकि कई लोगों को नोट्स लेने का भी तरीका नहीं आता होता, वो जो बोर्ड पे होता है वही लिख लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें ये भी सिखाना चाहिए यूनिवर्सिटीज में, एटलीस्ट एक क्लास में ये सिखा दें कि कौन सी चीज़ आपने लिखनी होती है और कौन सी चीज़ नहीं लिखनी होती। कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी हैं और कुछ चीज़ें जो नहीं ज़रूरी। तो आपको लगता है कि ये नोट्स लेना सिखाना चाहिए या फिर स्टूडेंट को खुद ही आ जाता है? मेरे ख्याल में हमारे स्टूडेंट्स को ना इसका मिसालें देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जब अपनी यूनिवर्सिटी में आते हैं, स्कूल कॉलेज में उन्हें यह नहीं बताया जाता कि नोट्स लेने से पहले एक बुनियादी चीज किताब कैसे पढ़नी है। हाउ टू रीड अ बुक, हाउ टू रीड अ बुक पे कई लोगों ने खुद किताबें लिखी हैं, मजामीन लिखे हैं। मेरा एक फेवरेट मजमून है मॉर्टिमर जे एडलर का कि हाउ टू मार्क अ बुक या हाउ टू रीड अ बुक, के किताब कैसे पढ़नी है। स्टूडेंट को ये सिखाना हमें चाहिए, उसको ना मिसालें देनी चाहिए, एक्टिव रीडिंग की, पैसिव रीडिंग की। मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स किताब कैसे पढ़ते हैं, वो उनके हाथ में एक का हाइलाइटर होता है और वो हाईलाइट किए जाते हैं। तारीख भी उसी अंदाज में पढ़ेंगे जिस तरह फिजिक्स पढ़ फिजिक्स और तारीख के पढ़ने में कोई फर्क नहीं होगा, वो उसी को हाईलाइट करेंगे। और स्टूडेंट को बताना है कि किताब कैसे पढ़नी है, लिखना कैसे है, सोचना कैसे है, इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, इसके दो हेमिस्फीयर्स हैं, राइट हेमिस्फीयर का क्या काम, लेफ्ट हेमिस्फीयर का क्या काम, सेल्फ डिल्यूजन क्या है, खुद फरेबी, पढ़ने के मामले में खुद फरेबी हो सकती है। ठीक, तो हमें स्टूडेंट को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट ने पहले से वो सीखे सिखाए नहीं आए, उनको कोई ना कोई मिसालें जरूर देनी पड़ेंगी। अच्छा इसमें ये एक और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है ये अंडर ग्रेजुएट टीचिंग के बारे में कि हमने देखा है कि ज़्यादातर ये होता है कि हम जो चीज़ें अंडर ग्रेड में या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे जो पढ़ रहे होते हैं उनमें, और अगर आप कोई रिसर्च पेपर उठा लें उनके लेवल में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन सपोज मैं ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि सपोज करें कि हम ना कुछ आसान आसान रिसर्च पेपर ना चुन लें, और तो आपको क्या लगता है कि हमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्टूडेंट्स को आदत डालनी चाहिए पेपर्स पढ़ने की, क्योंकि कई लोगों को पेपर्स नहीं पढ़ने आते। बुक्स वो पढ़ भी लेंगे ना, कई लोगों को बुक्स पढ़नी आती है, लेकिन पेपर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने आते लोगों को। आपको क्या लगता है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हमें शुरू करवा देना चाहिए उनको पेपर्स पढ़ने की आदत डालना, या फिर ग्रेजुएट लेवल पे होना चाहिए? बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल का मतलब ये है कि आप स्टूडेंट को मैदान अमल के लिए तैयार करें, उसको हर तरह की चीज की झलकी दिखानी बहुत जरूरी है। इसीलिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है बहुत सी जगहों पे। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का मतलब यही है, या थीसिस का मतलब यही है अंडर ग्रेड पे, कि स्टूडेंट उस भट्टी में से गुजरे एक दफा, अपने आप को तपाए, आग सहे, वो देखे जरा कि पेपर क्या होता है। और ये फिर एक अच्छे उस्ताद का काम है कि उस्ताद ना मुरब्बी भी होता है। उस्ताद सिर्फ वो क्लासरूम में आके वो लेक्चरर नहीं होता, उस्ताद एक किस्म का शेख भी होता है जो अपने बच्चे की तरबियत करता है किसी तरीके से, और वो सिखाता है उसको कि यार ये किताब, ये पेपर पढ़ो। और वो तरतीब, उसके जहन में तरतीब होती है, तो बच्चे का जहन अभी इस पेपर को पढ़ने के काबिल होगा, वो पेपर पढ़ेगा, उसके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी, वो और की प्यास करेगा, मजीद मांगे, कहेगा हल मिन मजीद, और भी है पेपर फिर उसको उस्ताद अगला तो ये एक स्टूडेंट टीचर ना थोड़ा सा N+1 N+2 स्टेज पे वो हो जाता है, उसमें और स्टूडेंट में आमतौर फर्क ये है कि स्टूडेंट स्टेज N में रहता है, और एक अच्छा टीचर जो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी है वो N+1 N+2 N+3 भी देख रहा होता है। ठीक। तो बिल्कुल ये रिसर्च पेपर्स से आशनाई जरूरी है, होनी चाहिए। ठीक। अच्छा अब मेरे अब ये जो क्वेश्चन आने लगे ना, ये आप कह सकते हैं कि ये बीइंग अ फिजिसिस्ट के ऊपर है, यानी कि
फिजिसिस्ट होने के कुछ फीचर्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर मैंने देखा नहीं कि बात होती है, तो मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि हाँ, ये बात तो सही है कि जो स्टूडेंट का जो टीचर बराह रास्त उसको सामने पढ़ा रहा है, वो भी उसका एक मेंटर होना चाहिए। लेकिन पॉपुलर साइंस की वजह से एक तो, और एक तो इंटरनेट की वजह से, ठीक है? इन दोनों चीज़ों की वजह से ना लोगों ने जो नई जनरेशन आ रही है स्टूडेंट्स की, उन्होंने ना अपने ना मेंटर्स बनाए हुए हैं जो कि बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ इसके हवाले से। एक क्वेश्चन तो ये कि आपको लगता है कि किसी मेंटर का होना, ये आपको मोटिवेट कर सकता है बेहतर से बेहतर होने में? और एक दूसरी बात ये कि कई दफ़ा ये देखा जाता है कि एक मेंटर का होना, कि मेंटर बंदा किसको बनाएगा? वो उसको बनाएगा जिसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है? और वो काफ़ी अच्छा है उस फील्ड में। तो ये एक चीज़ मैंने काफ़ी नोट की है, मेरे मेरे अंदर भी पहले थी ये काफ़ी, कि बजाय इसके कि आप उसको देख के मोटिवेट हो, कई लोग ना उसको देख के ना एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं, कि यार इसको बहुत ज़्यादा आता है, मैं कभी इस लेवल पे नहीं पहुँच सकूँगा, ये वो। तो इससे कैसे बचा जाए? ये 2 क्वेश्चन है मेरे। पहली बात तो ये कि बहुत सी फील्ड्स की तरह फिजिक्स में भी आमतौर पर लोगों के मेंटोर होते हैं, ठीक। और मेंटोर बनाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। इंसान इससे अपनी लर्निंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। हुँ। यानी कि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन तो नहीं मैं इसको कहूँगा, लेकिन इससे आपकी लर्निंग का प्रोसेस तेज हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि एक ही मेंटोर हो, आपको जिससे मिले, जहाँ से मिले, जिस जगह मिले, जिस कदर मिले, आप इल्म हासिल करें, लोगों से आप इंस्पायर होते हैं, चाहे वो आपका क्लासरूम टीचर हो, चाहे वो इंटरनेट पे वॉल्टर लेविन ही हो, हुँ। या कोई और ऐसा इंस्पायरिंग टीचर आपको मिले, इंस्पायरिंग इंटरलोक्यूटर मिले, साइंस कम्युनिकेटर मिले, तो हुँ। कार्ल सेगन मिल जाए आपको, फेनमैन मिल जाए, क्यों नहीं हो सकता? आप उसकी किताब भी पढ़ के, मेंटरशिप तो इंसानी एक खसलत है। अब दूसरा ये कि ये जो आपने एंजाइटी की बात की, एक ना फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ना फिजिक्स के बाहर भी अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक। और वो ये है कि यार, हाउ डू वी लर्न, वेयर इज आवर प्लेस इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स? आर वी is our physics knowledge teaching us humility, making us humbler as academics, or is it giving us a false sense of superiority? ठीक। Theoretical physics, when you learn theoretical physicists, you can easily fall into the trap of a false sense of superiority, because हुँ। then you are looking at equations, abstract ideas, which are incomprehensible to the laity and even incomprehensible to most other physicists. You are ठीक। in a small veneer of physicists, and no one else understands your language. That gives you sense of ठीक। superiority. Elitism. So, मेरे ख्याल में we have to look at our character building outside physics as well. ठीक। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि क्योंकि सपोज करें कि ना एक फिजिक्स स्टूडेंट है जो कि अभी अभी अंडर ग्रेजुएट शुरू किया उसने अपना, और उसका गोल ये है कि उसने इन द लॉन्ग रन उसने फिजिक्स में कैरियर बनाना है। तो ऑब्वियसली उसको फिजिक्स में कैरियर बनाने के लिए इस पूरे जर्नी के दरमियान काफ़ी सारा कॉन्टेक्ट उसको बनाने पड़ेंगे, अपने फील्ड के लोगों के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ, जो उस फील्ड में काफ़ी आगे हैं उन लोगों के साथ भी। तो आप, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक अंडर ग्रेजुएट को नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए कॉन्टेक्ट्स बनाने पे जब वो अंडर ग्रेजुएट में हो, या फिर ये ग्रेजुएट लेवल पे जाके उनको करना चाहिए ज़्यादातर काम? यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन में ज़रा और थोड़ा प्रिसाइज़ कर दूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी में जो लोग होंगे उनसे तो बन ही जाते हैं कॉन्टैक्ट। लेकिन बाहर की और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप कॉन्टैक्ट्स बनाना शुरू करो, तो ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को करना चाहिए आपके ख़्याल में? या फिर उसको पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और फिर ग्रेजुएट लेवल पे जाके करना चाहिए आपको ये? मेरे ख्याल में देखें, वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वक्त महदूद है, और अंडर ग्रेजुएट पे तो वक्त बहुत कम है आपके पास। आपने देखें, एक फील्ड को अलिफ से ये तक, अबजद से शुरू होना है और उसकी इंतहा तक या इंतहा के किसी दर्जे तक पहुंचना है आपने चौथे साल के आखिर में, तो आपके पास एक वक्त महदूद है और आपने अपनी कमियों को भी पूरा करना है। हमारे स्कूल और कॉलेज की जो तालीम है वो इतनी ज़्यादा मजबूत और तवाना नहीं है कि वो लोगों को फिजिक्स की तालीम के लिए, अच्छी तालीम के लिए तैयार कर सके। तो आपने जहन साजी भी करनी है। पहले 1-2 साल तो अंडर ग्रेजुएट में आपकी जहन साजी पे
कि जहन कैसे आपने रटे की कैफियत से बाहर निकलना है, आपने चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली देखना है, आपने अननोन चीज़ों के अंदर मगजमारी करनी है, आपको ऐसे सवालात मिलेंगे जो किताब में नहीं होंगे। तो एक पूरा एक नया निज़ाम है, उसको सीखने में वक्त लगता है। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को एक इतदाल रखना चाहिए और स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए अपनी बुनियादी फिजिक्स ठीक करने के लिए। ये 4 साल जो हैं उनके, वो बुनियादी फिजिक्स ठीक होगी तो कॉन्टैक्ट्स भी बन जाएंगे, आप पीएचडी के लिए जाएंगे, उस वक्त आपके पास बेशुमार मौके होंगे। तो हर चीज़ मेरे ख्याल में, अब ये मैं ये मशवरा दूंगा स्टूडेंट्स को कि हर चीज़ तदरीजी अंदाज में अच्छी लगती है। तदरीजी का मतलब ग्रेजुअल अंदाज में अच्छी लगती है। आप आहिस्ता आहिस्ता तरक्की का सफर तय करें, कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। आप अचानक सेलिब्रिटी नहीं बन जाएंगे, आप अचानक औरत की बामे उरूज पे नहीं पहुंचाएंगे। आपको आहिस्ता आहिस्ता सीखना है चीजों को, और अपने अंदर वो ह्यूमिलिटी रखनी है। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आई थिंक ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी किया था डॉक्टर रूद भाई से, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं इस चीज़ के ऊपर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके ओपिनियन में एच इंडेक्स जो है ये कितना इफेक्टिव है एक साइंटिस्ट की प्रोडक्टिविटी नापने के लिए? देखिए, एच इंडेक्स एक साइंटिस्ट की एक पहलू को ये नाप सकता है। एक पहलू ये है कि वो कितना साइट हो रहा है और उसके पेपर्स लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमारे जैसे नाकिसुल अक्ल और नाकिसुल इल्म लोग जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, बाहर से आइसोलेशनिज्म का शिकार हैं। हम हमारे पास वीज़े नहीं, अमेरिका जाने के, इंग्लिस्तान जाने के, और हमें वीज़े लेने में 6-7 महीने लग जाएं। हम यहाँ एक सिस्टम में बैठे हुए हैं। हमारे लिए वो एच इंडेक्स और इस तरह की नेटवर्किंग और इस तरह की, हम उस चूंकि इस फील्ड में नहीं है, इसलिए हमारे काम को साइट नहीं किया जाता बहुत से पाकिस्तानी प्रोफेसर्स और पाकिस्तानी एकेडमिक्स। तो मेरे ख्याल में एच इंडेक्स हर क्वांटिटेटिव मैट्रिक को उसकी जगह पे रखना चाहिए। उससे हम बहुत ज्यादा नतीजा नहीं अख्ज़ कर सकते कि वो एच इंडेक्स ऊपर होगा तो वो शख्स भी उतना ही अच्छा साइंटिस्ट होगा। तो बहुत सी चीजें हैं जो एक साइंटिस्ट के काम को जांचने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें रेपुटेशन है, उसमें स्टूडेंट्स का फीडबैक है, उसके काम का पीयर रिव्यू है कि वो जो काम करता है, उसके जो कलीग्स हैं या जो रिव्यूअर्स हैं वो उसके काम को कैसे देखते हैं। उसके जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं वो इतने, उनकी अच्छी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप उनकी टॉक्स में बैठते हैं तो आपको नई चीज सीखते हैं, वो अपने काम को अच्छे अंदाज में बलागत के साथ बयान कर सकते हैं कि नहीं। पीएचडी स्टूडेंट्स की जो मेकअप और कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो है साइंटिस्ट का असल पैमाना। ठीक, वो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है उस चीज को देखना। यानी कि हम एक और बात ये कह सकते हैं कि सपोज करें कि एक साइंटिस्ट है और वो रिसर्च पे इतना फोकस नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है एजुकेशन को बेहतर करने में, तो एच इंडेक्स इस पहलू को उजागर तो नहीं ना करेगा, जाहिर है, क्योंकि वो अपना रिसर्च में काम नहीं कर रहा, वो जाहिर साइटेशंस भी नहीं हो रही फिर उसकी। नहीं, लेकिन देखो, एक रिसर्च में भी वो अगर काम कर रहा है और वो उस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है जो साइट करे, तो उसकी रिसर्च का, अगर वो पीएचडी स्टूडेंट सुपरवाइज कर रहा है, वो सबसे अच्छा मयार है स्टूडेंट की रिसर्च एक्टिविटी, टीचर की रिसर्च एक्टिविटी को देखने के लिए कि उसके स्टूडेंट कैसे निकल रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं। ठीक। अच्छा, अब मैं चूंकि और थोड़ा कट शॉर्ट कर दूं तो मैं अब एक क्वेश्चन जो है ये लाहौर साइंस मेले के हवाले से करूंगा कि जैसे कि आपको ऑब्वियसली पता होगा वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल के बारे में, ठीक है? तो अब हमें पता है कि वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल जो है उसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, और लाहौर साइंस मेला भी अब शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये भी बढ़ेगा। एक मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल की एक जो एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि हॉल में वो लोगों को बिठा के, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो बस टॉक करते हैं और लोग सुनते हैं उनको। तो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, या थोड़े से बईद फ्यूचर में, ये ऐसा कोई है लाहौर साइंस मेले में ऐसी एक्टिविटीज करवाने का कोई प्लान, इंडोर एक्टिविटी? हाँ, लाहौर साइंस मेला ना बड़ा मुतनव्वे किस्म का एक मेला होता है, और इसका नाम मेला ही है कि नुमाइश नहीं है, ये एक मेला है। और मेले के अंदर हमने साइंटिस्ट्स को मदऊ करते हैं और हमारा एक बूथ होता है जिसे मीट द साइंटिस्ट बूथ कहते हैं।
उसके अंदर साइंटिस्ट बैठे होते हैं, कुर्सियां बिछी होती हैं एक, और साइंटिस्ट का साथ प्लेकार्ड होता है कि यार ये साइंटिस्ट का नाम है, उसका ये फील्ड है। लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, लोग उससे सवाल करते हैं। हम ऑडिटोरियम में भी हम साथ पब्लिक स्पीकर्स को हम बुलाते हैं, और वो साथ एक सैटेलाइट इवेंट्स वो जारी रहते हैं। अब जाहिर है इसको हम मजीद आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और फंडिंग भी ढूंढ रहे हैं इस काम के लिए। तो बिल्कुल मैंने बाहर भी साइंस एग्जीबिशंस देखी हैं और साइंस फेस्टिवल्स देखे हैं। वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल तो बहुत बड़ा साइंस फेस्टिवल है, लेकिन हमारा जो साइंस मेला है मेरे ख्याल में किसी तरह एक रिस्पेक्टेबल साइंस फेस्टिवल से कम नहीं है किसी तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं वो तो ज़ाहिर है अभी शुरू के सालों में है तो इंशाल्लाह और जी जी बेहतर होगा ये। अच्छा मेरे क्वेश्चन तो वैसे अब खत्म हो गए हैं जो मैंने, क्योंकि मैंने और लिखे थे लेकिन टाइम ज़रा कम है आज, तो मैंने वो ज़रा कट शॉर्ट कर दिए। तो जाने से पहले आप कोई और बात कहना चाहेंगे तो आप वेलकम। आप सवाल पूछ लेते तो अच्छी बात थी। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और चूंकि आपका मेरे ख्याल में एक चैनल भी ओरिएंट करता है स्टूडेंट्स को और पब्लिक को फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में, मेरा यही है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क एंड लर्निंग अबाउट फिजिक्स। यानी फिजिक्स तो ऐसी जबरदस्त चीज है कि आप उसके अंदर एक अब समंदर में पाँव रखे तो डूबने को दिल जाता है। कितना इतनी वुसअत है उसके अंदर, इतनी खूबसूरती है। आप नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको हार्डनेस भी कर रहे हैं, और फिर अपने फवायद के लिए, नफ़ा के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स अगर उन्हें अच्छे टीचर ना मिले तो डोंट मेक दिस एन एक्सक्यूज। देयर इज सो मच आउट देयर टू बी लर्नड। दे रियली हैव टू मेक एन एफर्ट। देखिए हमारे 22 करोड़ लोगों की आबादी में कितने लोग हैं जो एडवांस फिजिक्स पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं, या उनको समझ आएगी। तो ट्राई टू मेक use of this opportunity. There's this special class of students who know about the universe in the language of physics and mathematics. So this is a great responsibility. तो मेरे ख्याल में हमें we should enjoy physics, and as teachers I would like to make physics not just entertaining, but I would really like to make physics a matter of joy and a matter of inner satisfaction, and that is what our students should feel about physics. ठीक, चलिए बहुत मजा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह अगली बार भी थोड़ा लंबा पॉडकास्ट करेंगे।